प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आज हम जो बच्चे थर्ड ईयर में आए हैं या जो इस समय थर्ड ईयर में है, उनके लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है थर्ड ईयर का आधुनिक काव्य, उसमें जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं सम्मिलित है। उन्हीं में से एक रचना है आंसू। उस पर बातचीत करेंगे अगले कुछ समय घंटों में या कुछ मिनटों का ये कार्यक्रम होगा। तो हम शुरू करते हैं। बात अगर आंसू की करें तो आंसू प्रसाद जी का लोकप्रिय विरह काव्य है। विरह काव्य का मतलब, इसमें कवि ने लिखा भी है कि जो प्रियतम है उसके विरह में, उसकी स्मृति में ये मनोभावनाएं व्यक्त हुई है, ये अनुभूतियाँ व्यक्त हुई हैं। इनमें कुछ थोड़ी रहस्यात्मकता भी आ गई हैं, लेकिन मूल रूप से ये विरह काव्य है। कवि ने लिखा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वो आज बरसने आई। ऐसा कवि ने लिखा है। तो ये एक तरह से स्मृति काव्य कह सकते हैं, विरह काव्य कह सकते हैं। इसमें विरह की सभी जो दशाएं होती हैं उनका बड़ा ही अच्छा वर्णन हुआ है। विरह आंसू काव्य की बात करें तो ये जो काव्य है वो अपनी संगीतात्मकता और विरह अनुभूति के कारण काव्य प्रेमियों के कंठों का हार बना हुआ है। यानी जब से इसकी रचना हुई है तब से 1925 में इसका प्रकाशन हुआ, तब से लेकर अब तक कई लोगों ने इसको कंठस्थ किया। खासतौर से जो काव्य प्रेमी है उन्होंने, जैसे अपन हनुमान चालीसा को या ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो अपने प्रिय होती है उनको कंठस्थ करते हैं, वैसे ही कई जो काव्य प्रेमी थे उन्होंने विरह को कंठस्थ किया है, ये आंसू को कंठस्थ किया है। और इसकी खास बात है कि इसमें एक जो छंद है, इसकी जो संगीतात्मकता है, इसमें जो एक तरन्नुम है, उसके कारण से ये सबको अच्छा लगता है। और विरह अनुभूति है, इसमें विरह की एक ऐसी अनुभूति है जिसके कारण से ये सहज ही कविता प्रेमियों को आकृष्ट करता है। इसका प्रथम प्रकाशन 1925 में हुआ। फिर दूसरा जो संशोधित संस्करण है वो 1933 में इसका आया, जिसमें प्रसाद जी ने इसमें कुछ और छंद जोड़ दिए। इसमें अगर रचनाकार के दृष्टि से देखें तो इसमें जो वियोग श्रृंगार है, जिसको विप्रलंब श्रृंगार हम कहते हैं, उसका वर्णन है। और इसमें जो प्रसाद जी के युवा जीवन की मादक और मोहक स्मृतियां संकलित है। युवा जीवन, प्रेम, श्रृंगार और वीर भावों या उत्साह भाव से भरा हुआ एक जीवन होता है युवावस्था। उसकी जो मादक और मोहक स्मृतियां हैं वो आपको आंसू में देखने को मिलेंगी। इसकी जो विशेषताएं हैं वो वास्तव में छायावाद की ही विशेषताएं हैं। ऐसा मानते हैं कि छायावाद का जो पहली बार परिपक्व रूप है वो आंसू में ही दिखाई पड़ता है। तो जो छायावाद की विशेषताएं, जैसे मानवीकरण, यानी जो वस्तुएं, जो पदार्थ, जो जड़ हैं
या प्राकृतिक हैं, अमानवीय हैं, उनका मानव के रूप में चित्रण करना। जैसे आंसू है, स्मृतियां हैं, प्रकृति है, उनका मानव के रूप में सचेतन रूप में उनका चित्रण करना। दूसरी चीज़ है ध्वन्यात्मकता। इसमें ध्वन्यात्मकता का गुण पाया जाता है, यानी वर्णों का ऐसा, वर्ण जो होते हैं उनका एक ऐसा चित्रण होता है कि उसमें संगीतात्मकता जैसी चीज़ आ जाती है। दूसरी है प्रतीकात्मकता, कि इसमें सिंबोलिज्म यानी प्रतीकों के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। जैसे आंसू एक प्रतीक है, हृदय एक प्रतीक है। इसी तरह से चित्रात्मकता का इसमें बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और नूतन अभिव्यंजना शैली इसमें अपनाई गई है, जो अपना द्विवेदी युग था उसकी जो स्थूल शैली थी या इतिवृत्तात्मक शैली थी, उससे हट करके इसमें सूक्ष्म और अभिव्यंजना शैली को अपनाया गया है। आंसू का मूल्यांकन करते हुए आचार्य विनय मोहन शर्मा ने क्या लिखा है। आचार्य विनय मोहन शर्मा जो हिंदी के विद्वान थे, उन्होंने लिखा कि यदि आंसू का प्रकाश न होता, आंसू का प्रकाश न होता तो छायावाद की भूमि ही अनिर्दिष्ट रह जाती। छायावाद की जो महत्व है, उसकी भूमिका है, उसका आधार है, वो ही दिखाई नहीं देता। आंसू के प्रकाश से ही छायावाद की भूमिका समझ में आती है, वो दिखाई देती है। अंतर्भावों की उन अंतर्भावनाओं की जो यौवन को झकझोरा करती है, अभिव्यक्ति स्पष्ट न हो पाती। जो मन की जो भावनाएं यौवन को झकझोर देती है, उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं हो पाती। यह छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना है। छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना है, यानी छायावाद के जितने भी विशेषताएं हैं, जितने भी गुण हैं, वो आप इस रचना में देख सकते हैं। बात करें इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी की, तो इनका जन्म माघ महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को संवत 1946 विक्रमी, उसके अनुसार अगर ईस्वी सन में देखें तो 30 जनवरी 1889 को गुरुवार के दिन इनका जन्म हुआ। काशी के सराय गोवर्धन में इनका जन्म हुआ। इनके पितामह यानी दादा बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। सुंगनी साहू परिवार के नाम से इनका परिवार काशी में प्रसिद्ध था। किशोर अवस्था के पहले ही माता का देहावसान हो गया, बड़े भाई का देहावसान हो गया और 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत कच्ची उम्र में इन्होंने मृत्यु का सामना किया। परिवार में कई सदस्यों की मृत्यु हो गई। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र। किस तरह के षड्यंत्र, जब व्यक्ति अनाहत हो जाते हैं, जिनके परिवार में सदस्य मर जाते हैं, तो किस तरह के षड्यंत्र चलते हैं, वैसे षड्यंत्र इनके साथ हुए। इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ पर घर पर ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। हम देखते हैं कि प्रसाद जी की कहानियाँ पढ़ लीजिए आप, चाहे उनके उपन्यास पढ़ लीजिए, चाहे उनके नाटक देख लीजिए, कविता देख लीजिए, इतिहास और संस्कृति का इतना गहन ज्ञान प्रसाद जी को था कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।
कहानियों की तत्सम भाषा देखिए, इतना इनको प्राचीन जो हमारा ज्ञान था, पुरातत्व का इतना गहरा ज्ञान इनको था कि वो सबके लिए आश्चर्य का विषय है आज भी। घर का वातावरण अच्छा था, इसके कारण से साहित्य और कला के प्रति उनमें आरंभ से ही रुचि थी कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से ब्रजभाषा का सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। नौ वर्ष की उम्र में कलाधर नाम उपनाम से ये कविताएं लिखने लग गए थे और ब्रजभाषा में, जो उस समय साहित्य की भाषा मानी जाती थी, वो उसमें उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे, भोजन बनाने के शौकीन थे, शतरंज के खिलाड़ी भी थे। नियमित व्यायाम करने, ये इनकी व्यक्तिगत चीज़ें थी जो व्यक्तिगत रूप से इनके क्या क्या शौक थे उनका वर्णन है। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कविताएं खूब लिखी है। कामायनी उनका प्रतिनिधि रचना, आंसू है, लहर है, झरना है, कानन कुसुम है, करुणालय, ऐसे कहानियाँ इन्होंने खूब लिखी। इंद्रजाल, देवव्रत, सुजाता, इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी। आकाशदीप, खंडहर की लिपि, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इन्होंने लिखी है। कहानियाँ बड़ी अच्छी है इनकी। पुरस्कार कहानी इन्होंने लिखी है। नाटक इन्होंने बहुत सारे लिखे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, अनेक नाटकों की रचना इन्होंने लिखी जो कि एक प्रसाद युग कहलाया। नाटक के इतिहास में प्रसाद युग कहलाता है। उपन्यासों की बात, इरावदी, तितली, कंकाल इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। आलोचनात्मक निबंधों की बात करें तो इन्होंने छायावाद पर बहुत अच्छा निबंध लिखा है। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं बात करें तो कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना 1918, आंसू 1925, लहर और कामायनी और प्रेम प्रतीक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं, काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आरंभिक कुछ रचनाओं में वो ये तय कर रहे थे कि उन्हें काव्य का कौन सी राह चुननी है। उस दौरान जो रचनाएं लिखी गई वो अलग तरह की रचनाएं, जैसे ब्रजभाषा में शुरुआत में रचना की उन्होंने, और उसके बाद में जब उनको तय कर लिया कि किस तरह की रचनाएं लिखनी है, उसके बाद में जो उन्होंने रचनाएं लिखी वो बड़ी ही रसमय रचनाएं हैं, उसमें रस सिद्ध होता है। आंसू, लहर, कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। आंसू, लहर और आंसू काव्य, लहर की जो अपने कविताएं पहले पढ़ी है, बीती विभावरी जागरी और ले चल मुझे भुलावा देकर, है ना, ये जो कविताएं लहर में ही संग्रहित है। पेशोला की प्रतिध्वनि है, प्रलय की छाया है। तो ये जो कविताएं हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा के आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली के अपनाते हुए इस बात अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी। वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रसाद जी को युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है कि खड़ी बोली को कलात्मक रूप देने में इनका बड़ा ही योगदान था। खड़ी बोली में जो लालित्य है, कलात्मकता है, वो अगर पहली बार किसी की कविता में दिखाई दी तो वो प्रसाद जी की कविता में दिखाई दी। अब बात करें अपन आंसू की। आंसू में रहस्यात्मक संकेतों के कारण कुछ समालोचक, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी शामिल है, आंसू को, जो उनका विरह काव्य है, को विरह का काव्य न माना, बल्कि अज्ञात प्रियतम के लिए रचित कोई आध्यात्मिक रचना उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। यानी रहस्य भावना से परिपूर्ण रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं, जैसे कि जीवन की गोधूली वेला में
शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप जलाए, जीवन की गोधूली वेला में आए। इस तरह के जो रहस्यात्मक संकेत है उसके कारण आचार्य शुक्ल को लगा कि यह किसी अज्ञात प्रियतम की इसमें बात हो रही है, तो उन्होंने इसको एक आध्यात्मिक रचना और ख़ासतौर रहस्य से भरी हुई रचना माना। अब बात करें कि यदि आंसू में व्यक्त रहस्यात्मक संकेत को छायावाद की विशेषता मान लिया जाए तो आंसू आध्यात्मिक ग्रंथ न होकर ऐसा मानव विरह काव्य सिद्ध होगा जिसमें कवि की आत्म अनुभूति ही वेदना, करुणा और व्यथा का सहारा लेकर व्यक्त हुई है। हम देखते हैं कि जब छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से एक रहस्यात्मकता भी है। अगर उसको अपन छायावाद की ही विशेषता मान लें तो हम ये पाएंगे कि यह आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विरह काव्य है जिसमें कवि की जो प्रेम और सौंदर्य की कविताएं हैं वो स्वानुभूति की विवृत्ति के आधार पर, स्वानुभूति के आधार पर, वेदना के आधार पर, आत्म अनुभव के आधार पर व्यक्त हुई है। करुणा और व्यथा का सहारा लेकर के व्यक्त हुई है। मैंने बताया कि उनको बुद्ध का बड़ा प्रभाव था इन पर, बुद्ध की करुणा, दुखवाद, शून्यवाद, इसका बहुत बड़ा इन पर प्रभाव था। आंसू में कवि ने अतीत के संयोग सुख की मादक स्मृतियों और प्रियतम की रूप सौंदर्य की मनोरम झांकियां अंकित की हैं। साथ ही चीर दग्ध दुखी वसुधा के प्रति अत्यंत भावपूर्ण सहानुभूति भी व्यक्त की है। आंसू के कई खंड हैं। आंसू में पहले वो कवि स्मृतियों में प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उसके बाद में विरह भावना का वर्णन करते हैं, उसके बाद में मानव का जो रूप है, दरिद्र अवस्था है, दुखी अवस्था है, उसके प्रति करुणा भाव भी आंसू के माध्यम से प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। कवि ने आंसू में मैं शैली अपनाई है जो छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है। इसमें ये व्यक्तिगत कविता है। इसमें कवि सीधे अपने भावों को बिना किसी आलंबन के सीधे ही अपने प्रियतम के प्रति प्रकट करता है। आंसू में कवि के अंतर जगत की प्रेम और वेदना का पूर्ण और समग्र चित्रण अंकित हुआ है। तो आज हमने प्रसाद जी का परिचय, आंसू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। कल हम आंसू काव्य की व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी काव्य के साथ। आंसू की व्याख्या हम कल करेंगे। धन्यवाद।